फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं। यह टॉपिक आपके चैप्टर रे ऑप्टिक्स से निकल करके आता है और इस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। अभी तक आप लोग यहां से रिफ्रैक्शन पढ़ते थे 10th क्लास तक। जब भी आप लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते थे तब आप लोग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन पढ़ते थे और वहां से लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन आज हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है, या फिर मैं यूं कहूं वो क्या हो जाती है, बैंड। इसी फिनोमेना को ही क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन जब ये रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस से होता है तो क्या फॉर्मूला लगता है, कैसे क्वेश्चन आता है, ये सब मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले हम फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। हमें एक्चुअली फॉर्मूला ये वाला प्रूव करना है, n2 by v minus n1 by u is equals to n2 minus n1 by r। इसमें जो n2 है और n1 है ये दो डिफरेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं, और यहां से v और u जो है वो डिस्टेंसेस हैं। सारी डिस्टेंसेस आप लोग जानते हैं कहां से मेजर की जाती है, पोल से। तो पोल से होने वाली ऑब्जेक्ट की और पोल से होने वाली इमेज की क्या है, v और u क्या है, डिस्टेंसेस है। n2 माइनस n1 उन दोनों का जो है वो डिफरेंस है, और r यहां से क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, या मैं यूं कहूं उस स्फेरिकल सरफेस की क्या है, रेडियस है। तो आज ये बच्चों बात करते हैं, आज हम रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, और ये फॉर्मूला हम आज प्रूव करने जा रहे हैं। A refracting surface which forms a part of a sphere of transparent refracting material। देखो ये क्या बोल रहा है कि एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो कि बनाती क्या है, जो कि हिस्सा है पार्ट ऑफ ए स्फेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। ये वाला जो मटेरियल आप देख रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, वो एक क्या है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है। इसे ही क्या कहा जाएगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और आज हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहां से होने वाली है स्फेरिकल। ठीक है, तो बात करते हैं यहां से कुछ चीजों की। तो ये हमने जो पोल है उससे एक प्रिंसिपल एक्सिस को निकाल दिया है, डायग्राम में दिख रहा होगा। जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसी पे ही मौजूद है हमारा ऑब्जेक्ट, इसी पर ही मौजूद होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसी पर ही पाया जाएगा हमारी जो इमेज है। अब वो कैसे बन रही है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट से फर्स्ट लाइट रे निकाली। ऑब्जेक्ट से मैंने फर्स्ट लाइट रे इंसिडेंट करवाई किस पे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। किस पे करवाई, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। अब आप देखिए कि कोई मटेरियल है, तो ये वाला मटेरियल अगर मैं यहाँ पे एयर मानता हूं या और कुछ इससे रेयरर मानता हूं, इसको डेंसर मानता हूं, तो नो डाउट आप लोगों को पता होगा कि अगर रेयर से लाइट रे डेंसर में जाएगी तो यहां से वो नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगी, बैंड कर जाएगी। अगर आप लोगों को यहां से समझ में आ रहा होगा तो θ2 जो क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है θ1 से, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया है, डेंसर मीडियम, इसको क्या मान लिया है हमने, रेयरर मीडियम। तो लाइट रे रेयरर से डेंसर में गई तो यहां पे आके मिली। एक लाइट रे यहां से नॉर्मल इंसिडेंस करते हुए पोल से निकली। तो आप लोग जानते हैं जब भी लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंस करते हुए निकलती है तब वो एकदम बिना अनडेविएटेड होके या बिना डेविएशन के ही वो सीधी निकल जाती है। तो अब देखेंगे यहां से सीधी लाइट रे निकलती ये कहां पे, ये फर्स्ट लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन और सेकंड लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन अनडेविएटेड लाइट रे दोनों आपस में प्रिंसिपल एक्सिस पे कहां मिली, इस पॉइंट पे मिली। तो इस पॉइंट पे क्या बनने लगी स्टूडेंट्स, इमेज बनने लगी। क्लियर है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी क्या हो गई, इमेज। अब आप लोग जानते हैं कि किसी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे जब स्फेरिकल सरफेस होती है तो उसका जो सेंटर होता है उसी से ही उसका नॉर्मल पास करता है। तो यहां से जो ये हमारा है ये nn डैश है, nn डैश यहां से क्या है, अपना नॉर्मल है। nn डैश यहां से क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है उसका जो नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर लाइन कहां से पास करती है, इसके सेंटर से पास करती है। ठीक है, आ रही है इतनी बात समझ में, इतनी फिलॉसफी पहले इसको समझने में लगेगी, उसके बाद हम बात करेंगे आगे की। यहां तक समझ में आया, तो मैंने जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या मान लिया, थीटा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या मान लिया, θ2। ये θ1 मान लिया और ये θ2 मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट से जो फर्स्ट लाइट रे गई होगी वो कितने एंगल पे गई है, अल्फा एंगल पे। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को बनाने वाली जो लाइट रे जो एक इमेजिनरी रे बनाते हैं हम, वो कहां एंगल पे जा रही है, बीटा एंगल पे। और यहां से जो इमेज बन रही है वो कितने एंगल पे बन रही है, गामा एंगल पे। तो ये सब हमने यहाँ पे क्या लिया है, कुछ अननोन वैल्यूज हमने मानी है, वेरिएबल्स हमने मान लिए हैं। क्लियर है,
अब इसमें कुछ अजम्पशन है, चलो पहले ये देख लेते हैं कि ये डिस्टेंस यहां से क्या होगी, ये पोल की ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है कितनी होगी, u होगी। ये पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है वो हमारी क्या होगी, r, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो पोल से इमेज की डिस्टेंस है वो हमारी यहां पे क्या होने वाली है, v होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं अजम्पशन की। अजम्पशन देखो, आप लोगों को ये हमेशा पता रखना है कि जब भी आप कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तब वहां पे जो मिरर होता है, जो स्फेरिकल मिरर होता है, उसका जो अपर्चर होता है वो बहुत क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो अगर अपर्चर बहुत छोटा होगा, अपर्चर की गोलाई बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल सीधा ही होगा। बहुत छोटा होने का मतलब है अपर्चर बहुत छोटा है तो लगभग वो सीधा ही रहेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा अपर्चर किसके, अपने प्रिंसिपल एक्सिस के। ये गोलाई आपको दिख रही है, एक्चुअली इतनी गोलाई नहीं है, ये बिल्कुल सीधा, ये हल्का सा घुमा हुआ है, बस हल्का सा। तो इसकी वजह से जो अगर मैं एमपी डैश अगर मैं परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे डालना चाहूं तो पी डैश और पी एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब पी डैश और पी के बीच में गैप नहीं है। फिर पी डैश और पी के बीच में गैप नहीं है, मतलब जो एमपी डैश है वही एमपी है, जो एमपी डैश है वही एमपी है। क्लियर है, और इसको मान लेते हैं एच है भाई ये। ठीक है, तो P डैश ही P बन जाएगा तो MP ही MP डैश बन जाएगा। ये आपका पहला अजम्पशन होगा, ये आपका पहला अजम्पशन होगा। दूसरा अजम्पशन क्या है, ऑल द रेज आर पैरा एक्सियल। ऑल द रेज आर पैरा एक्सियल। पैरा एक्सियल का मतलब क्या होता है, जब भी कोई लाइट रे आएगी वो बिल्कुल क्लोज जाएगी, बिल्कुल क्लोज जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल क्लोज जाएगी। ऑल रेज आर पैरा एक्सियल, इसका मतलब क्या है, वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब वो इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन देती है वो बिल्कुल क्या होंगी, क्लोज होंगी। अब हम मुझे बताओ कि यहां से जब ये लाइट रे, ये जो लाइट रे हमने भेजी है, ये फर्स्ट वाली लाइट रे जो हमने भेजी है, ये बहुत नजदीक होकर के जाएगी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहां से जो एंगल निकल करके आएगा वो तो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा एंगल होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, वेरी स्मॉल एंगल होगा। तो यहां से जो θ1 है, अल्फा है, बीटा है, θ2 है और गामा है, ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, बहुत स्मॉल एंगल्स बन जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गई यहां तक बात आप लोगों को? अगर ये बात समझ में आ गई है कि एंगल बहुत छोटे हैं तो आप लोगों को ये समझना होगा कि अगर एंगल बहुत छोटे हैं तो साइन θ1 को हम केवल क्या लेंगे, θ1 लेंगे। साइन θ2 को हम क्या लेंगे, केवल θ2 लेंगे। टेन अल्फा को हम केवल क्या लेंगे, अल्फा लेंगे। टेन बीटा को हम क्या लेंगे, केवल बीटा लेंगे। और टेन गामा को हम क्या लेंगे, यहां से केवल गामा लेंगे। क्लियर है, क्यों ले रहे हैं, सेकंड अजम्पशन की वजह से। एंगल जब बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर मान लिया जाता है। अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं तो टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा को अल्फा बीटा गामा के इक्वल मान लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, इतनी सारी बातें, लंबी चौड़ी बातें हो चुकी है, तैयार हैं आप लोग, बिल्कुल तैयार हो गए होंगे अब तक। तो मैं इसको काफी कुछ अच्छे से आपको ये एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं। अब हम शुरू कर देते हैं इसके प्रूव की, और सबसे पहले हम लगाने जा रहे हैं स्नेल्स लॉ। वी आर अप्लाइंग, उसी से हो जाएगा यहां से, है ना, वी आर अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। हम स्नेल्स लॉ लगाने जा रहे हैं भैया। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू अगले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब बड़ा ही आसान है, ये कहना चाह रहा है कि n1 साइन θ1 इज इक्वल्स टू n2 साइन θ2। होप सो आप लोगों को ये तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब साइन थीटा बहुत छोटा है, θ1 बहुत छोटा है, तो साइन θ1 को क्या लेंगे, θ1 अजम्पशन में आ जाओ, तो यहां से बन जाएगा n1 θ1 इज इक्वल्स टू n2 θ2। n1 θ1 इज इक्वल्स टू n2 θ2 इधर लिख लेते हैं क्योंकि जगह अपने को और थोड़ी लगेगी। n1 θ1 इज इक्वल्स टू n2 θ2। समझ में आ रहा है यहां तक, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां से θ1 की वैल्यू हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में, और θ2 की वैल्यू भी हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में। तो अगर आप यहां से ध्यान से देखें, तो MOC को देखिए, आप ट्रायंगल MOC को देखिए, ट्रायंगल MOC को देखिए, MOC को देखिए। MOC को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां आपको क्या दिखेगा, θ1, यहां आपको क्या दिखेगा, अल्फा, और यहां पे C पे आपको क्या दिखेगा, बीटा। तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि θ1 जो है वो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? जो θ1 है बच्चों वो किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा के। ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो इंटरनल ऑपोजिट के क्या होता है, इक्वल होता है। इसे फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। और अगर हम यहां से बात करें ट्रायंगल MCI की, अगर हम ट्रायंगल यहां से बात करें MCI की, तो MCI में आप ध्यान से देखिए, MCI में ध्यान से देखिए,
MCI में अगर आप देखेंगे तो ये वाला एंगल, ये वाली साइड आगे बढ़ी हुई है, यहां से एक एंगल बना हुआ है बीटा, देखिए ध्यान से, ये C है, ये I है और ये M है, यहां बना हुआ है θ2, यहां बना हुआ है गामा। तो आप मुझे बताइए θ2 को, यहाँ पे बीटा को आप क्या लिख सकते हैं, θ2 प्लस गामा। बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा को क्या लिख सकते हैं, θ2 प्लस गामा। तो θ2 क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा। तो आप क्या यहाँ से θ2 को लिख सकते हैं बीटा माइनस गामा, बिल्कुल आप θ2 को बीटा माइनस गामा लिख सकते हैं, θ2 को आप बीटा माइनस गामा लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात आप लोगों को, बहुत बढ़िया। अब देखो हमें क्या करना है, रिप्लेस करनी है वैल्यू, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ θ1 एंड θ2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन में 1 में θ1 और θ2 की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए। तो यहां से बन जाएगा n1 अल्फा प्लस बीटा और यहां से n2 बीटा माइनस गामा। क्लियर। अब देखो आप अल्फा को कैसे निकालेंगे, बीटा को कैसे निकालेंगे, बीटा या फिर गामा को कैसे निकालेंगे, या थीटा को, ये n1 n2, तो θ1 θ2 का तो काम खत्म हो गया, n1 n2 बचे हैं, वो तो वैल्यूज हैं, वो तो फॉर्मूले में भी हैं। लेकिन यहां से अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशन पता करने के लिए आप देखो कुछ ट्राइंगल्स को देखो, tan अल्फा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। tan अल्फा क्या हो जाएगा, h/u हो जाएगा, बोलो tan अल्फा क्या हो जाएगा, h/u। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं tan अल्फा के बारे में। तो आप देखेंगे यहां से tan अल्फा किसमें बन रहा है, देखो m(p') में, बड़ा आसान है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा यहां से हो जाएगा h/-u। समझ में आ रही है, h/-u, क्योंकि ये वाली लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये वाली लाइट रे हमारी इस डायरेक्शन में जाने की वजह से ये वाला जो डायरेक्शन होगा प्लस ले लेंगे, ये वाला जो डायरेक्शन होगा प्लस ले लेंगे, और u को इस डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है तो u को माइनस में लिखना होगा। अच्छा tan बीटा क्या लिखेंगे, h/r लिख देंगे, tan बीटा क्या लिख देंगे, h/r। तो tan बीटा हो जाएगा आपका प्लस में आएगा h/r, और यहां से tan गामा क्या लिख देंगे, tan गामा देखिए h/v, tan गामा क्या लिख देंगे, tan गामा लिख देंगे यहां से h/v। और आप लोगों को पता है कि tan गामा गामा होगा, tan बीटा बीटा होगा, tan अल्फा अल्फा होगा, तो यहां से tan अल्फा को अल्फा लिख देंगे। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, h/-u, क्या हो गई, माइनस h/u, प्लस बीटा की क्या हो गई, h/r। n2 बीटा की क्या हो गई यहां से h/r, गामा की क्या हो गई h/v। क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो h बाहर निकाल लेते हैं, तो n1 इंटू h बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1/r माइनस 1/u, और यहां से ये n2 इंटू h बाहर निकाल लेंगे तो 1/r माइनस 1/v। h से h आपके क्या हो जाएगा, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से इसके प्रूफ को आगे बढ़ाते हैं, यहां से इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। तो यहां से आ जाएगा भैया आपका n1 1/r माइनस 1/u इक्वल n2 1/r माइनस 1/v। ठीक। अब एक काम करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा n1/r माइनस n1/u इक्वल n2/r माइनस n2/v। अब एक काम करते हैं, n2/r को, n1/r को उधर लिए चलते हैं, n1/r को उधर लिए चलते हैं, और इस भाई साहब को इधर ले आते हैं। तो इस भाई साहब को उधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा n2/v माइनस n1/u इक्वल n2 माइनस n1/r। और यही आपको प्रूव करना था, यही फॉर्मूला आपको प्रूव करना था। ये प्रूव हो चुका है, बहुत ही आसान था। देखो आप लोग समझिए ध्यान से, पहले आपको डायग्राम समझना होगा, अजम्पशन समझने होंगे, पैराएक्सियल क्या है, थीटा जब छोटा होगा, अल्फा बीटा गामा जब छोटे होंगे तो tan अल्फा अल्फा के इक्वल बनेगा। यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, और ये फिर आपको ये कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे स्नेल्स लॉ याद रखना है, केवल स्नेल्स लॉ लगाना है, और स्नेल्स लॉ लगने के बाद में केवल आपको वैल्यूज पुट करनी है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा जो है वो tan अल्फा tan बीटा गामा बनता है, और उससे u और h में रिलेशन मिलता है, h सब जगह से कट जाएगा, UVR n1 n2 का रिलेशन ये आएगा, और इसी से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।